मस्करा कुछ कहना चाहता है कि पुतली पर्दे के एक किनारे से एकाएक प्रकट होती है, हंसती मुस्कुराती। दर्शक मुंह फैलाए उसे देखते हैं। कुछ टिप्पणियां होती हैं। बाप रे, ये जोबन, हम तो कहीं के ना रहे। कामिन नार खड़क से पतली, जिसके लगे निकल जाए पार। जुलुम भयो रामा, एक आधुनिक टिप्पणी गांव के पढ़े लिखे मास्टर की। पुतली मुस्कुरा रही है, ये झुककर दर्शकों को आदाब करती है। गैस की दूधिया रोशनी में उसका मांसल शरीर बहुत उभर आया है। माथे पर लटका झूमर, गले में इमिटेशन का हार, वेशभूषा है सांटन की चमकती हुई हरी शलवार और पंजाबी कुर्ता। ज्यादा आधुनिक कपड़े हों तो औरत नई और खूबसूरत लगती है। गांव में ज्यादा फैशन या शहरी वेशभूषा अपरिचितता और आकर्षण का कारण बन जाते हैं। इन कपड़ों में पुतली अपरिचित लगती है एकदम लैला। उसके पैरों में घुंघरू हैं, कदम पड़ते ही झंझना उठते हैं। दर्शकों का मन झन झन कर उठता है। वातावरण में दर्शकों की आहें फैल गई हैं, टिप्पणियां तैर रही हैं। लैला एक थी, मजनू एक था। पुतली एक है, मजनू हजार। इधर के न जाने कितने गांव में पुतली के मजनू भरे हुए हैं। सुल्तान सिंह की तो ऐसी हालत है जैसे दम दम की गोली लगी है सीने में। जिधर से समाई है वहां जरा सी जगह नहीं दिखती, पर भीतर सारा सीना छलनी कर दिया है। पर किसे कैसे बतलाए, सारे जिले गांव में मशहूर है सुल्तान सिंह चरित्र का सच्चा है। उसके जीते जी किसकी दम है कि गांव जिले में बदनामी कर जाए। न खुद कहीं से कमजोर है, न कमजोरी बर्दाश्त करता है। फिर भला कैसे कहे कि पुतली समा गई है उसकी नज़र में। इस तरह जैसे बिजली की कौंध सी चमकी और यादों में बैठ गई। सुल्तान न बोल सकता है, न ठीक से सुन ही पा रहा है। नजर ठहरा कर रह गई है पुतली पर। आज के तमाशे में खुद सुल्तान सिंह आ बैठा है। पुतली ने सुना था। आदाब करते समय उसने देखा 6 फुटा बदन, रोबीली आंखें। पुतली माथे से हाथ लगाते गिराते देखती रह गई। सुल्तान ठाकुर, जिसकी गोली की धूम सारे गांव जिले में होती है, आज फिर जिसके नाम का डंका बजता है, जिसके ठौर ठौर कीरत गीत गाए जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर जब पुतली को यह ख्याल आया कि अब तक वो सिर्फ उसे ही देखती रही है, तो भय के सारे शरीर में झुनझुनी होने लगी। सुल्तान ठाकुर बागी। पुतली ने तुरंत नजर हटा ली। खेल शुरू हुआ। मस्खरे ने बीच में 1-2 बार मुंह बनाया और अजीबो गरीब शारीरिक हरकतें की तो दर्शकों ने चीख चीख कर उसे हट जाने के लिए कहा। लैला का काम होने दो, हटो सामने से। बगल के पर्दे से मजनू प्रकट होता है। वो एक हाथ धम से सीने पर ठोंकता है, बाएं पैर का घुटना धरती पर टिकाता है और दाएं पैर का पंजा जमाए अध बैठा होकर लैला की ओर एक हाथ फैला देता है। पुतली यानी लैला गंभीर है। उसके चेहरे पर उदासी है, आंखों में दर्द की लकीर। वो कहती है, मजनू मेरे कैस, तू मेरा ख्याल छोड़ दे। मैं जाऊंगी, तुझे जाना ही पड़ेगा। तकदीर का खेल ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जा लैला रानी। तेरे बिना मेरे लिए सारा गांव शहर सूना हो जाएगा। मजनू तरह तरह से चिल्ला रहा है। उसकी आवाज़ रुआसी हो आई है। दर्शक गंभीर हैं। लैला मजनू विदा हो रहे हैं। राम राम, तकदीर का कैसा खेल। लैला वैसे ही खड़ी है। वो पहले से ज़्यादा उदास हो गई है। उसका गला भर आया है। मेरा ख्याल छोड़ दे मेरे प्रीतम। तेरा मेरा काया का रिश्ता नहीं, हृदय का प्रेम है। इस लोक में नहीं तो उस लोक में मिलेंगे। मजनू फिर चिल्ला उठता है, लैला मेरी जान। वो दुखी होकर धरती पर सिर पटकने लगता है। एक बार पटकता है लैला, दूसरी बार पटकता है लैला, तीसरी बार फिर पटकता है मेरी जान। लैला उसके सीने से लग जाती है। दोनों जोर जोर से रो पड़ते हैं। दर्शकों के चेहरों पर लैला मजनू का बिछुड़न कोहरे की तरह छा गया है। जब वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो पर्दा गिर जाता है। थोड़ी देर बाद फिर उठता है। इस बार लैला विदा होकर अपनी ससुराल जा रही है। मंच के कोने पर खड़ा मजनू गाता है, मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात। गाना समाप्त होने पर पुतली यानी लैला मंच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्दन झुकाए चलती रहती है। गाना गाते गाते बीच में कई बार मजनू रो पड़ता है, इतनी जोर से कि दर्शक उसकी रुलाई अपने करीब वाले आदमी की रुलाई की तरह सुन पाते हैं। 2 घंटे न जाने कब के बीत जाते हैं। सुल्तान सिंह बैठा रहता है। वैसे औरत के नाम से डरता है वो, पर ये पुतली
सुल्तान अच्छी तरह जानता है कि बागी को औरत से प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, पर सुल्तान खुद को नहीं रोक पा रहा है। पुतली उसके सीने में गहरे, खूब गहरे उतरती चली जा रही है और वो उसे रोक नहीं पा रहा है, चाहकर भी नहीं रोक पा रहा है। कितना अवश है वो। नौटंकी खत्म हुई और सुल्तान सिंह ने 500 के नोट फेंक दिए मंच पर। दर्शकों ने अवाक होकर देखा था। सुल्तान उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार पुतली को देखा जो अपलक उसे देखती जा रही थी। मुस्कुरा दिया था सुल्तान। वो चलने लगा तो पुतली मंच से नोट बीनकर उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई थी। ठाकुर माफ करना, ये नोट मुझे नहीं चाहिए। आपने मेरा काम देखा, मेरे लिए यही बड़ी बात है। आश्चर्यपूर्वक सुल्तान ने सवाल किया था, क्यों? बस आपकी कृपा चाहिए। पुतली ने टालने की कोशिश की थी, पर आंख धरती के ऊपर नहीं उठ पा रही थी। सो तो है ही, सुल्तान ने कहा, पर ये रुपए उससे अलग हैं। मैंने अर्ज की न ठाकुर साहब, बस आप जैसों की कृपा ही बहुत है हम गरीबों के लिए। सुल्तान समझ गया था। अच्छा, पुलिस का डर लगता है कि पूछेगी सुल्तान सिंह ने तुम्हें क्यों दिए हैं, है ना? पुतली चुप रही। रख लो, सुल्तान सहज स्वर में बोला था, पुलिस को खबर नहीं लगेगी। पुतली फिर से चुप रही। इसके मन में संदेह है, भय है, सुल्तान ने पहचाना। कुछ क्षण वो भी चुप रहा, फिर गरज कर बोला, मैंने कहा ना, कोई नहीं कह सकता। सब तरफ सन्नाटा। कोई नहीं कह सकता, भला कौन कहेगा? श्री राम के पुरा की माटी ने ऐसा आदमी जन्मा ही नहीं जो सुल्तान सिंह से दुश्मनी ले। पुतली चुपचाप नोट थामे खड़ी हुई थी। सुल्तान ने पटेल से कहा, अब चलें? उसने एक दृष्टि पुतली पर डाली थी, फिर गिरोह वालों को आदेश देते हुए कहा था, चलो। सुल्तान सारे गिरोह से आगे हो लिया था। कितनी ही बार मन हुआ था पीछे लौट कर देखे, पर लोक लाज, क्या समझेंगे लोग। वो आदाब, वे ठहरी हुई पुतलियां, गैस की रोशनी में जगमगाता चांदी सा रंग, सब कुछ कैद है अब तक। सुल्तान नहीं भूल पाया है। इस बीच न जाने कितने कत्ल किए, कितने चेहरे मिटा दिए और सबको भूल गया सुल्तान सिंह। पर पुतली, वो पुतली को नहीं भूल सकता। एक गहरी सांस खींचकर सुल्तान ने थकान अनुभव की। हजारी, हाँ। सुल्तान सिंह पूछना चाहता था, श्री राम का पुरा कब तक पहुंच जाएंगे, पर उसने कहा, 2 मिनट सुस्ता ले यार, मैं थक गया हूं। ये क्या बकवास है? दरोगा श्यामराव गुर्रा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुल्तान सिंह बच गया हो और अब तक गिरोह के पास ना पहुंचा हो? मैं नहीं मान सकता। सामने खड़ा हुआ ग्रामीण चुप था। उसके चेहरे पर दुविधा के भाव थे। तुम एक बार उसका ठिकाना बतला दो बस, फिर हम खुद ही जाकर सब समझ लेंगे, दरोगा ने भारी स्वर में कहा। ग्रामीण अब भी चुप रहा। मोतीराम, मैं जानता हूं कि सुल्तान सिंह मर गया। अगर जिंदा होता तो ठिकाने पर जरूर पहुंच जाता। इधर के सारे बीहड़ों में SAMF की बटालियन पड़ी हुई है। पुलिस के जवान दिन रात दबिश कर रहे हैं। सुल्तान सिंह बीहड़ों में कहीं ठहर ही नहीं सकता था। अगर वो जिंदा है तो जरूर ठिकाने पर पहुंच गया होगा। तुमने जगह कब छोड़ी है? अभी परसों साहब। मोतीराम ने इस बार तत्परता से उत्तर दिया। दरोगा की डपट ने उसके चेहरे की रौनक उड़ा दी थी और लगता था जैसे वो भीतर ही भीतर किसी भय और संदेह से कमजोर हो गया है। उसने कहा, आप माने या न माने हुजूर, मगर सच ये है कि सुल्तान ठाकुर जिंदा है। अगर वो न बचा होता तो हजारी सिंह जरूर ठिकाने पर लौट आता। मुझे लगता है सुल्तान सिंह कहीं पर अपना इलाज करवा रहा है। 2-4 दिन और रुकिए, जैसे ही वो ठिकाने पर आया मैं खुद आकर आपके पास रिपोर्ट दूंगा। मगर हमारी समझ में नहीं आता मोतीराम कि तुम्हें ठिकाना बतलाने में क्या एतराज है। मोतीराम नहीं चाहता था कि दरोगा को साफ साफ उत्तर दे, किंतु जब उसने जिद ही पकड़ ली तब लाचार होकर उसे कहना पड़ा, आप नहीं जानते दरोगा जी, सुल्तान सिंह से दुश्मनी मोल लेना कितना बुरा है। समझ लीजिए मैं जगह बतला दूं और सुल्तान सिंह फिर भी पुलिस के घेरे से बच जाए तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ देगा? नहीं साहब, वो हरामी मेरी ऐसी हालत करेगा कि बर्दाश्त करना तो दूर रहा, किसी से देखी भी न जाएगी। बात समाप्त करते हुए मोतीराम के शरीर पर रोम फुरहरा उठे। हालांकि ठंड का मौसम नहीं था। श्यामराव निरुत्तर हुआ। कोई आदमी मुखबिर हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीवन का मोह ही छोड़ दे। मोतीराम के मन में संदेह था। सुल्तान सिंह पुलिस से मुठभेड़ में घायल होकर बच निकला है। उसका कहना था कि हजारी की सहायता से सुल्तान सिंह ने गोली निकलवा ली होगी और इलाज पूरा होते ही वो उस गुप्त स्थान पर आ पहुंचेगा।
जहां अब से नहीं पिछले कई महीनों से वो आराम के साथ छुपा रहा है। बारिशों में जब बीहड़ों में कीचड़ हो जाती थी और चंबल, कुंवारी, आसन आदि नदियां हहराकर बह निकलती थीं, तब गिरोहों की हलचलें थम जाया करती थीं। ऐसे दिनों में हर गिरोह का अपना एक निश्चित स्थान होता है, जहां वो पुलिस और जनसाधारण की नज़र से परे रहकर वो बरसात का मौसम निकाल दिया करता है। सुल्तान का भी ऐसा ही गुप्त स्थान था और महीनों हो चुके थे एड़ी चोटी का जोर लगा देने के बावजूद पुलिस उस जगह का पता नहीं लगा सकी थी। जैसे तैसे करके मोतीराम को मुखबिर बनाया था पुलिस ने, पर सुल्तान का भय उसके मन में इतना गहरा बैठा हुआ था कि वो ठिकाना बतलाने के लिए तैयार नहीं था। सुल्तान की लाश नहीं मिली थी, किंतु पुलिस जानती थी वो बुरी तरह घायल हुआ है। श्यामराव कई दिन बीत जाने के बावजूद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सुल्तान सिंह उस घायल अवस्था में भी बच गया होगा। आसपास के सारे बीहड़ों में मछुओं के जालों की तरह पुलिस फैली हुई है। इधर के गांवों में दूर दूर तक डॉक्टरों पर पुलिस की नज़र है। फिर भी सुल्तान सिंह जिंदा होगा? नहीं नहीं, ये असंभव है। श्यामराव अपने अनुमान पर विश्वास करने को अब भी तैयार नहीं है। उसने मोतीराम से एक दूसरा सवाल किया। चलो हम मान लेते हैं कि सुल्तान सिंह जिंदा है, फिर भी तुम वह जगह तो बतला ही सकते हो जहां से उसे मदद मिलती है। मैंने अर्ज किया ना हुजूर कि इस बार ठाकुर अपने किसी नाते, रिश्तेदार या दोस्त के पास नहीं गया है। मैंने सब जगहों पर पता लगा लिया है। जरूर उसने इस बार कोई नई जगह बनाई है। उसके साथ हजारी सिंह भी तो है। हजारी के जान पहचान वाले सुल्तान से कहीं ज्यादा हैं। तब सुल्तान जरूर मर गया। मैं नहीं मान सकता सरकार। सुल्तान अकेला रहा होता तो भले ही किसी भीड़ में पड़ा रह जाता, पर उसके साथ है हजारी। हजारी को आप अब भी ठीक से नहीं समझे सरकार। वो ठाकुर का बहुत वफादार आदमी है, सगे भाई की तरह। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हुजूर कि सुल्तान सिंह को मारना है तो पहले हजारी को मारना पड़ेगा। श्यामराव को संदेह हुआ, कहीं मोतीराम चाल तो नहीं चल रहा, पर दूसरे क्षण उसे यह संदेह मन से निकाल देना पड़ा। मोतीराम जब जब खबर लाया था तब तब वो खरी उतरी थी। उसे हजारी से बदला लेना था। गिरोह में रहकर ले नहीं सकता था, इसलिए पुलिस का मुखबिर बन गया। हजारी से बदला लेने के लिए उसे सुल्तान सिंह से भी बैर मोल लेना पड़ा था। और सुल्तान बहुत जालिम है। संदेह की हवा बहे तो आसमान में गोली छोड़ दे। मोतीराम ने कई बार सोचा है कहीं ऐसा ना हो हजारी सिंह से बैर चुकाते चुकाते सुल्तान की राइफल गरज उठे। एक बार सोचा था उसने, पुलिस तक गिरोह की खबर पहुंचाकर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, पर बदले की आग ने इस ख्याल को दबा दिया। मुखबिरी के बिना हजारी सिंह नहीं मरेगा। मोतीराम अक्सर अपने सीने पर लटकी कारतूस की पेटी के पास जलन महसूस करता है। हजारी ने उसकी बहन पर बुरी नजर रखी थी और भला उसे कैसे माफ कर सकता है मोतीराम। ये जलन मिटाने के लिए ही तो मोतीराम ने सुल्तान सिंह की राइफल का खतरा सिर पर उठा लिया है। वो किसी भी कीमत पर हजारी को मरवाना चाहता है, भले इसके लिए सुल्तान सिंह से ही क्यों ना दुश्मनी भुगतनी पड़े। श्यामराव मोतीराम की कमजोरी जानता है। उसे विश्वास है कि मोतीराम हजारी से बदला लेने की धुन में सुल्तान सिंह को भी मरवा देगा। वैसे पुलिस ने हजारी के लिए भी मौत का खाना तैयार कर रखा है, मगर उससे पहले उन्हें सुल्तान की लाश चाहिए। जब मोतीराम ने यह कहा कि सुल्तान को मारने से पहले हजारी को मारना पड़ेगा, तो श्यामराव ने मन ही मन उसके चातुर्य की सराहना की। असल में मोतीराम ने इस तरह पुलिस को अपनी शर्त याद दिला दी थी। वो मुखबिर इसी शर्त पर हुआ था कि पुलिस हजारी को सुल्तान सिंह से पहले मार देगी। मोतीराम कह रहा था, दरोगा जी 2-4 दिन और ठहर जाइए, सुल्तान सिंह और हजारी ठिकाने पर ही आते होंगे। वे आए कि आप तक खबर आ जाएगी। इस बार ऐसा घेरा पड़ना चाहिए हुजूर कि दोनों के बदन गोलियों से छलनी की तरह बिंध जाएं। श्यामराव ने कुछ नहीं कहा। उसे मोतीराम की बात ही माननी पड़ी। यदि वो चाहता तो मोतीराम के पीछे आदमी लगा देता। इस तरह सुल्तान का गुप्त स्थान मालूम कर लेना कोई बहुत कठिन बात नहीं थी, किंतु वो नहीं चाहता कि मुखबिर की सहायता के बगैर पुलिस दल को किसी खतरे में जाना पड़े। उसने मोतीराम को जाने की स्वीकृति दी और उस खबर की प्रतीक्षा करने लगा जिसे ठिकाने पर पहुंचते ही मोतीराम भेजने वाला है। सामने खेत दिखने लगे हैं, हर गांव के पहले संकेत। हजारी सिंह ने सुल्तान को बतलाया, सतझिरी आ पहुंचे हैं हम लोग। दोनों एक बीहड़ में उतर गए। करीब फरलांग भर धूप चटकने लगी थी और लू के थपेड़े धूल की मुट्ठियां भर भर कर इधर उधर फेंक रहे थे। एक झाड़ी की ओट में आ बैठे। झाड़ी बहुत छोटी थी, फिर भी वो इतनी अवश्य थी कि बैठ जाने पर धूप से सिर का बचाव कर सके। उनमें कोई बातचीत नहीं हुई।
कुछ देर वे करीब करीब अधलेटे मृतप्राय से पड़े रहे। फिर सुल्तान के आदेशानुसार हजारी गांव में जाकर पुतली के समाचार लेने को तैयार हुआ। गिरोह का कोई और व्यक्ति होता तो शायद भर दोपहर इस तरह गांव जाने में सकुचता, किंतु हजारी साहसी नहीं दुस्साहसी था। वो जाने लगा। सुल्तान ने शंका रखी, तुझे कोई पहचानता तो नहीं है? नहीं, मेरी जान पहचान वाले धौलपुर जिले में ही है, यहाँ से मीलों दूर। बागी होते समय घर में एक भी तस्वीर नहीं छोड़ी थी। पुलिस के पास भी कोई पहचान नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, फिर भी होशियारी से जाना। हजारी ने स्वीकारात्मक ढंग से गर्दन हिलाई और गांव की ओर बढ़ चला। दोपहर ही सारे गांव पर छा गई थी और सब तरफ खामोशी फैली हुई थी। इस मौन को कभी कभी लू के झोंकों की सनसनाहट छेड़ देती और कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा जाती। हजारी सिंह पगडंडियां पार गांव में प्रवेश कर गया। राह जाते एक आदमी को रोककर उसने पूछा, पुतली का मकान किधर है? उधर। उस आदमी ने गांव के लगभग दूसरे किनारे की ओर संकेत किया। आखिर में एक पीली गाय घर के बाहर ही बंधी दिखेगी, वो है पुतली का घर। हजारी आगे बढ़ गया, हर कदम संभला हुआ, चौकन्नेपन के साथ। भले ही उसे गांव में कोई न जानता हो, फिर भी संदेह तो रहता ही है। हजारी पहुंचा गांव के दूसरे छोर पर। ग्रामीण ने ठीक बतलाया था, पास के मकान के बाहर ही गाय बंधी हुई है, पीली, पक्का एक मंजिला घर। हजारी ने आवाज नहीं दी, निसंकोच आगे बढ़ा। दरवाजे के किवाड़ ऊढ़ के हुए थे, एक झटके में ही खुल गए। पुतली और उसकी बुढ़िया माँ के अलावा कोई नहीं था। वे दोनों लेटी हुई थीं पर जाग रही थीं। हजारी ने जब किवाड़ खोले और चरमराहट हुई तो फुर्ती से पुतली उठकर बैठ गई। असगरी बाई ने लेटे लेटे ही सवाल किया, कौन है? हम हैं हजारी सिंह, श्री राम का पुरा से आए हैं। आओ आओ। बुढ़िया भी उठकर बैठ गई। हजारी को न पहचानते हुए भी उसने पूछा, कब आए ठाकुर साहब? उसका यह व्यवहार एक समझदार व्यापारी जैसा था। दूर दूर के गांव वाले नौटंकी तय करने के लिए अक्सर उसके यहाँ आया करते थे और वो उनके प्रति इसी तरह अपनापन प्रकट किया करती थी। एक क्षण के लिए हजारी चौंक गया, क्या ये बुढ़िया उसे पहचानती है? क्या सेवा करें ठाकुर साहब? असगरी बाई ने जब ये पूछा तब हजारी की जान में जान आई। ये उसे नहीं पहचानती है। हजारी ने असगरी बाई के झुर्रियां भरे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ा, फिर नतीजे पर पहुंचा। पुतली सिकुड़कर एक किनारे हो गई थी। हजारी ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसने कुछ संकोच से आंखें झुका ली। नौटंकी की बात और है, घर की बात और। हजारी पुतली को लगातार देखे गया, उसकी आंखें, चेहरा और शरीर। वो कौन सी ताकत है जिसने पत्थर दिल सुल्तान सिंह को मोम कर दिया है? असगरी बोली, पुतली एक गिलास अमरस बना ली। जाने कहां कहां की लू लपट झेलकर ठाकुर साहब आए हैं। पुतली चली गई। असगरी ने हजारी से पूछा, घर में सब कुशल मंगल? पटेल जी तो ठीक हैं? हाँ, सब ठीक हैं। तुम तो अपनी सुनाओ। हमारे गांव में तो बरस बीत गया, तुम्हारा आना ही नहीं हुआ। नहीं। असगरी के बात करने का ढंग एकाएक ही बदल गया। उसकी आवाज़ में अजब सी पीड़ा घुल गई और माथे की झुर्रियाँ पहले की अपेक्षा अधिक गहरा गई। हाँ, श्री राम का पुरा तो उसके बाद पहुंचना ही नहीं हुआ। और वहीं क्या, तब से तो कहीं नहीं गई है पार्टी। हमारे तो भाग ही खराब हैं ठाकुर साहब। न जाने किस जन्म का पाप उदय हो गया कि नौटंकी की नौटंकी बंद हो गई है और सारे जीवन को कलेश लग गया है। हजारी चौंका। क्यों, क्या बात हुई? बात? बढ़िया बोली। समझो तो कुछ भी नहीं है, न समझो तो बहुत कुछ है। जाने कौन से ग्रह आ पड़े थे कि पिछले बरस तुम्हारे गांव में नौटंकी करने गए। तब से ही जी जान को कलेश लग गया है। कैसा? कुछ खुलासा कहो ना। तो तुम्हें पता ही नहीं है ठाकुर साहब? बुढ़िया ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। सारा जगत कह रहा है कि पुतली और सुल्तान सिंह में प्रेम हो गया है। ओह! हजारी के प्रश्न चुप हो गए। पुलिस का चक्कर पड़ गया है इस घर पर। उस दिन सुल्तान ने पुतली को रुपए दे दिए थे जिद करके, और अब इनको परेशानी हो रही है। असगरी कह रही थी, ठाकुर साहब तुम तो जानती ही हो, उस दिन सुल्तान डाकू ने खुश होकर जबरदस्ती से पुतली को रुपए दे दिए थे। पुतली ने तो बहुत नाही की थी, मगर जब सुल्तान ने धमकी दी तब बेचारी को लेने पड़े। डाकू के आगे क्या कहती? दोनों तरफ मुश्किल है हम जैसे गरीबों की। ले तो फांसी, न ले तो फांसी। बस उसी के दिन से सनीचर बैठ गया है इस घर में। आए दिन दरोगा हवलदार यहीं रखे रहते हैं कि बताओ सुल्तान ठाकुर कहाँ है। अब तुम ही बताओ हुजूर, हमें क्या पता कि सुल्तान डाकू कहाँ है।
मेरी पुतली तो डर के मारे सूखी जा रही है।